फिल्म की शुरुआत टेलन नाम के शहर से होती है, जहां एक बूढ़ा पादरी जिसकी सफेद दाढ़ी है अपनी भतीजी के साथ एक लाल साइकिल देख रहा होता है। वो उसे क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर खरीदने वाला होता है, लेकिन लड़की कहती है कि उसे लाल नहीं नीली साइकिल चाहिए। साइकिल वाला कहता है कि उसके पास अभी सिर्फ लाल साइकिल है और उनसे कहता है कि वे बाद में आएं। तब तक वो नीली साइकिल ढूंढ रहे हैं और जल्दी से भाग जाते हैं। अगले दिन उस नीली साइकिल की मालकिन, एक लड़की जिसका नाम मटीदा है, अपनी माँ एमा से कार में बात कर रही होती है क्योंकि उसकी साइकिल चोरी हो गई थी। अब मटीदा के लिए स्कूल जाने का कोई जरिया नहीं बचा था और तभी एमा की कार भी अचानक खराब हो जाती है। एमा अपने पति मार्कस को फोन करके बताती है कि उनकी बेटी की साइकिल चोरी हो गई है और अब कार भी नहीं चल रही। मार्कस, जो अफगानिस्तान में ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही होता है, उससे कहता है कि वो जल्द ही लौट आएगा। इस बीच एमा गहरी सांस लेकर फैसला करती है कि वो मटीदा को ट्रेन से स्कूल लेकर जाएगी। शहर के दूसरे कोने में ऑटो और लियोनार्ड अपने बॉस के सामने एक प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। वे एक स्मार्ट एल्गोरिथम के बारे में बता रहे होते हैं जो पुराने डेटा का विश्लेषण करके भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है। ऑटो बड़े जोश से इसका मैकेनिज्म समझाता है और बताता है कि इतिहास से सीखना कितना जरूरी है, लेकिन उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद उनका आइडिया उनके बॉसों को पसंद नहीं आता और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऑटो ट्रेन से घर लौट रहा होता है, तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसके हाथ पर ईगल का टैटू बना होता है। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और वो आदमी अपनी सीट से उठकर अपना सैंडविच और ड्रिंक कचरे में डालकर ट्रेन से उतर जाता है। उसका अजीब व्यवहार देखकर ऑटो को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। थोड़ी देर बाद मटीदा और एमा उसी ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते हैं जहां ऑटो बैठा होता है। एमा को खड़ा देखकर ऑटो उसे अपनी सीट देने की जिद करता है। अचानक ट्रेन जोर से झटके खाती है और दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है। भयावह धमाके और अफरा तफरी के बीच ट्रेन के दाहिने हिस्से का बुरा हाल हो जाता है और उसी हादसे में एमा की मौत हो जाती है। हादसे के बाद ऑटो गहरे अपराध बोध में डूब जाता है। वो मटीदा का अपनी मां की मौत पर टूटना देखता है और खुद को कसूरवार मानने लगता है क्योंकि एमा उसी सीट पर बैठी थी जो उसने उसे दी थी। उधर मार्कस को अपनी पत्नी की मौत की खबर मिलती है। वो दर्द और पछतावे से भर जाता है और तुरंत घर लौट आता है। उसे लगता है कि वो अपनी फैमिली की रक्षा नहीं कर पाया और अब उसके दिल में एक खालीपन और नाकामी की भावना बस जाती है। मार्कस अस्पताल में जाकर अपनी पत्नी का चेहरा आखिरी बार देखने की जिद करता है। नर्स उसे रोकती है और कहती है कि एमा की हालत देखने लायक नहीं है, लेकिन मार्कस अपनी जिद पर अड़ा रहता है क्योंकि वो अपनी पत्नी को आखिरी बार देखे बिना चैन नहीं पा सकता। इस दौरान ऑटो एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट देख रहा होता है जो रिपोर्ट करता है कि ट्रेन के हादसे में एक अहम गवाह की जान चली गई, वही डरावना आदमी जिसके हाथ पर ईगल टैटू था। यह खुलासा ऑटो के दिमाग में सनसनी फैला देता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उस आदमी का मतलब क्या था। वो राइडर्स ऑफ जस्टिस मोटरसाइकिल गैंग के जुर्मों को बेपर्दा करने वाला मुख्य गवाह था। ऑटो के शक गहरे हो जाते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि एमा की मौत कोई दुखद हादसा नहीं बल्कि सोची समझी कातिलाना साजिश थी ताकि मुख्य गवाह को खामोश किया जाए और गैंग के लीडर को सजा से बचाया जा सके। फर्ज और इंसाफ के एहसास से माबरूर ऑटो फौरन थाने की ओर दौड़ता है ताकि अपने शक पुलिस को बता सके, मगर उसकी दावों का सामना शक और नजरअंदाजी से होता है। पुलिस इसे बस एक इत्तेफाक बताती है और गैंग से जोड़ने के लिए कोई सबूत न होने का हवाला देती है। निराश न होकर ऑटो खुद सच निकालने का फैसला करता है और लियोनार्ड की मदद लेता है ताकि वे ट्रेन के सर्वर में हैक करके हादसे से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज हासिल कर सकें। उनकी जांच उन्हें एक खतरनाक राह पर ले जाती है जो अनिश्चितता और खतरे से भरी होती है। इसी बीच मटिल्डा और मार्कस एमा की दुखद मौत से निपटने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपने स्टोइक बहारों के बावजूद मटिल्डा अपने वालिद के अंदर के हलचल क्यों महसूस करती है और यूज मशवरा देती है कि वो काउंसलिंग ले पाले, मगर मार्कस जिद्दी है और कहता है कि वो अपने जज्बात खुद संभाल लेगा। इसी दौरान ऑटो और लियोनार्ड मार्कस तक पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने इस हादसे को एक साजिश होने का सबूत पाया है। मार्कस इस खबर से झुंझुला जाता है और उनको अंदर दावत देता है ताकि ज्यादा तफसीलत बता सके। ऑटो सब कुछ सुनाता है
खास तौर पर उस शख्स का जिक्र जो ट्रेन से उतर गया था बिल्कुल हादसे से पहले, जो नया हौसला पैदा करता है कि सच तक पहुंचाने में मुमकिन है। एमा की बेवक्त मौत के पीछे की हकीकत जाने और अपनी महबूबा को इंसाफ दिलाने के इरादे से मार्कस ऑटो और लियोनार्ड की संजीदगी को समझते हुए तीनों जवाब तलाश करने की कोशिश में लग जाते हैं। ऑटो अपने पुराने दोस्त और माहिर हैकर इमन टेलर से मदद लेता है। इमन टेलर डिजिटल फोरेंसिक्स और एडवांस फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर में महारत रखता है। टीम वसी डेटाबेस और सर्विलेंस फुटेज में घूरकर उस मखलूक की तलाश शुरू करती है। इब्तिदाई कोशिशों से उम्मीद अफजा निशान मिलते हैं, लेकिन सस्पेक्ट की पहचान के लिए जो बरकी सुथराई प्रिसीजन दरकार थी वो एक डॉन्टिंग चैलेंज साबित होती है। रास्ते में रुकावटें और सेटबैक्स के बावजूद ऑटो और लियोनार्ड हिम्मत नहीं हारते। घंटों के बड़ दिन गुजरने लगते हैं और इमेंथालर पर नतीजे देने का दबाव बढ़ता चला जाता है। इस बेचैनी के दरमियान मार्कस का गम और बेचैनी बढ़ती रहती है। दिल में अनसर्टेनिटी और खोयापन का बोझ है। फिर एक रोशनी सी नजर आती है। एमेंथालर जंगजू मेहनत के बाद ब्रेक थ्रू करता है। उसकी बड़े मेहनत और तज्जिए के जरिए इस गैंग के लीडर का रहस्यमय भाई है। ये दरियाफ्त टीम में झटका कमा देती है। उनके शक को तईद मिलती है कि ये फाउल प्ले था और उनके अंदर हद से ज्यादा अज़म जग उठता है कि परपेट्रेटर्स का मुकाबला चेहरे पे चेहरा किया जाए। इस सब के दरमियान जब मार्कस बेचैनी से तरक्की की खबर का इंतजार करता है, मटिल्डा अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर वापस आती है। मार्कस को इस बात पर खुशी नहीं होती और वो अपने फिक्र का इजहार करता है, लेकिन बेटी की खुशी के लिए चुप रहता एहसास होता है और वो मटिल्डा से दिल से माफी मांगता है। वो मानता है कि उसके व्यवहार ने उसे दुख और शर्मिंदगी दोनों दी है। वो मटिल्डा से कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को घर ले जाए ताकि दोनों बैठकर बात कर सकें और रिश्ता ठीक कर सकें। उधर मार्कस के लिविंग रूम में ऑटो, लियोनार्ड और इमन टेलर इकट्ठा होते हैं ताकि उसे एक अहम जानकारी दे सकें। वे बताते हैं कि ट्रेन वाला रहस्यमयी आदमी दरअसल पा ओलिसन था, जो कि कर्ट ओलिसन का भाई है, और कर्ट वही है जो राइडर्स ऑफ जस्टिस मोटरसाइकिल गैंग का कुख्यात लीडर है। सच को सामने लाने और ट्रेन हादसे की सच्चाई जानने के लिए ये लोग पा के घर पहुंचते हैं, मगर हालात तब बिगड़ जाते हैं जब पा उन्हें गुस्से में बंदूक दिखाकर धमकाने लगता है। घबराहट और गुस्से के एक पल में मार्कस कंट्रोल खो देता है और एक गोली चला देता है जो सीधे पा को लगती है और उसकी जान चली जाती है। जो कुछ हुआ उसे देखकर सब सन्न रह जाते हैं। लियोनार्ड तुरंत कंट्रोल संभालता है और सारे सबूत मिटाने में लग जाता है ताकि मार्कस का नाम इस मामले में ना आए। लेकिन सफाई के बीच लियोनार्ड को एक चौंकाने वाली चीज दिखाई देती है। वो देखता है कि पा के घर में एक नौजवान को बंदी बनाकर रखा गया है। अपने ज़मीर से लड़ते हुए लियोनार्ड समझ नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए। वापस घर पर कुछ कम हो सके, लेकिन मार्कस अब भी अपने दिल की बात इंसाफ की इस जंग में शामिल हो जाते हैं। उसी वक्त मटिल्डा अपने पिता और उसके दोस्तों को बार्न से निकलते देखती है और बेचैन हो जाती है। उसे अपने पिता की हालत पर चिंता होती है और जब सब चले जाते हैं तो उसके दिमाग में कुछ चमकता है। वो अपने पिता के पास जाकर पूछती है, पापा ये लोग कौन हैं और आप सब क्या करने जा रहे हैं? अपनी बेटी की जिज्ञासा को महसूस करते हुए मार्कस कुछ पल के लिए झिझक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे जवाब दे। तभी लियोनार्ड तुरंत बीच में बोलता है और चालाकी से एक झूठी कहानी गढ़ देता है ताकि मार्कस को मटिल्डा के सवालों से बचाया जा सके। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वे सब असल में एक थेरेपी ग्रुप हैं जो मार्कस को उसके ट्रॉमा से उबरने में मदद कर रहे हैं। लियोनार्ड यहाँ तक कह देता है कि अगर मटिल्डा चाहे तो वो उसका भी थेरेपिस्ट बन सकता है ताकि सब कुछ असली लगे। यह सुनकर मटिल्डा के चेहरे पर सुकून और उम्मीद की झलक आ जाती है। उसे खुशी होती है कि आखिरकार उसके पापा अपनी भावनाओं को संभालने के लिए कदम उठा रहे हैं। कृतज्ञता से भरी वो लियोनार्ड का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इसी बीच दूसरी तरफ हालात और खतरनाक हो जाते हैं। कर्ट और उसके गुर्गे अपने भाई पास की मौत का बदला लेने के लिए उस कैदी लड़के बाशका को बुरी तरह यातना देते हैं। कर्ट उससे पूछता है कि उसके भाई को किसने मारा, लेकिन दर्द झेलने के बावजूद बाशका सिर्फ एक नाम लेता है, इमन टेलर। उधर मार्कस के घर में अब एक गंभीर दृढ़ निश्चय पैदा हो चुका है। वो तय करता है कि अब कर्ट और उसकी गैंग से सीधे निपटेगा। वो ऑटो, लियोनार्ड और इमन टेलर को बुलाकर कहता है कि वे उसके घर के पीछे बने बार्न को अपने बेस कैंप की तरह इस्तेमाल करें।
यहीं से वे अपनी इंसाफ और बदले की जंग शुरू करेंगे। मिशन की तैयारी के दौरान एमन टेलर को मार्कस के पुराने कंप्यूटर देखकर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि वो अपना खुद का उपकरण इस्तेमाल करेगा क्योंकि पुराने सिस्टम से काम नहीं चलेगा। मार्कस और बाकी सब उसकी बात मान लेते हैं और उसके घर से सारा टेक्निकल सामान लाने निकल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि कर्ट के आदमी पहले ही एमन टेलर की पहचान कर चुके हैं और उसके घर की निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही मार्कस और बाकी लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं, अचानक चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए मार्कस ऑन्टो और लियोनार्ड को बचाता है और पलटवार करता है। बेहतरीन निशाने और दृढ़ संकल्प के साथ मार्कस कर्ट के सारे आदमियों को खत्म कर देता है और पास खड़ी वैन में बंद कैदी बाशका को आजाद करा लेता है। हमलावरों के हथियार उठाकर मार्कस सबको लेकर अपने घर लौटता है ताकि अगला कदम तय किया जा सके। वहां पहुंचकर वो कहता है कि सब फिलहाल छिपे रहें क्योंकि कर्ट के लोग अब उनकी तलाश में होंगे। धीरे धीरे चारों के बीच गहरा रिश्ता बन जाता है, साझा मकसद और खतरे में एक दूसरे का सहारा बनकर। मटिल्डा भी अब उनके करीब आने लगती है और सबके बीच एक पारिवारिक अपनापन महसूस होता है। मार्कस इस दौरान ऑटो और बाकी लोगों को हथियार चलाना भी सिखाता है ताकि वे अपनी रक्षा कर सकें। दूसरी ओर कर्ट और उसकी गैंग को पता चल जाता है कि ऑटो और लियोनार्ड का ताल्लुक एमन टेलर से है। वे अपने लोगों को उन्हें ढूंढने भेज देते हैं, मगर एमन टेलर हैकिंग के जरिए उनके मोबाइल फोन में घुस जाता है और उनकी योजना जान लेता है कि वे सब एक बार में मिलने वाले हैं। मार्कस, ऑटो, लियोनार्ड और एमन टेलर उसी जगह पहुंचते हैं और कर्ट से आमना सामना होता है। वहां मार्कस एक सटीक कार्रवाई में कर्ट और उसके सभी गुर्गों को मार देता है। लड़ाई के बाद जब सब घर लौटते हैं, ऑटो मटिल्डा की दीवार पर लगी तस्वीरें और घटनाओं का सिलसिला देखता है। वो समझाता है कि ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह जुड़ा हुआ है और बताता है कि कभी कभी एक छोटी सी बात जैसे उसकी साइकिल चोरी होना पूरी जिंदगी की घटनाओं की दिशा बदल सकती है। इसी दौरान बाशका लियोनार्ड को एक चौंकाने वाली बात बताता है। वो कहता है कि पा हादसे के दिन ट्रेन में था ही नहीं क्योंकि वे दोनों उस समय जर्मनी में साथ थे। इस चौंकाने वाले खुलासे से हक्का बक्का लियोनार्ड तुरंत ऑटो और बाकी सबको बताता है। जब वे फिर से कंप्यूटर पर चेहरे की पहचान, फेशियल आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया की जांच करते हैं तो पता चलता है कि जिसे वे पा समझ बैठे थे वो तो असल में एक साधारण मिस्री रेलवे वर्कर था। अब उन्हें सच्चाई समझ आती है कि ट्रेन हादसा कोई साजिश नहीं था बल्कि एक सच्चा हादसा था। यह जानकर मार्कस का गुस्सा और अपराध बोध दोनों फूट पड़ते हैं। वो अपनी गलती पर पछताने लगता है और गुस्से में घर का सामान तोड़ने लगता है। इसी बीच राइडर्स ऑफ जस्टिस गैंग को सोशल मीडिया के जरिए ऑन्टो की जानकारी मिल जाती है। वे मटिल्डा के बॉयफ्रेंड सीरियस की एक पोस्ट में ऑन्टो और मटिल्डा की फोटो देखकर उसका पीछा करते हैं, धमकाकर सीरियस से ऑन्टो का पता निकलवाते हैं। अगले दिन गैंग के बचे हुए सदस्य सीरियस के सोशल मीडिया से मिली जानकारी के आधार पर मार्कस के घर पर हमला कर देते हैं। गोलियों की बारिश में कुछ गुर्गे घायल हो जाते हैं। मटिल्डा को बंधक बना लिया जाता है और मार्कस को उसके ही सिखाए हथियारों के तरीके से निहत्था कर दिया जाता है। लेकिन तभी ऑटो, लियोनार्ड और एमन टेलर एक घात लगाकर पलटवार करते हैं। वे गैंग के सभी गुर्गों को खत्म कर देते हैं और मार्कस व मटिल्डा दोनों को बचा लेते हैं। यहीं पर उनका इंसाफ का मिशन आखिरकार पूरा हो जाता है। इसके बाद दृश्य बदलता है। एक खुशनुमा क्रिसमस का माहौल दिखाया जाता है जहां मार्कस, मटिल्डा, ऑटो और बाकी सभी मिलकर त्योहार मनाते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और एक परिवार की तरह एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते हैं। फिल्म के आखिरी पल में एक पादरी प्रीस्ट अपनी भांजी को एक नीली साइकिल गिफ्ट करता है जो और कोई नहीं बल्कि मटिल्डा की ही साइकिल होती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आप और भी ऐसी शानदार फिल्मों का आनंद ले सकें।